सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो साइंस का जो चैप्टर 10, 11, 12 है, इन सारे चैप्टर से हमें बोर्ड एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक जो है अच्छे से कवर करके जाने हैं, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस जो है करने वाले हैं। तो चैप्टर 10 में जो जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं मैं उनको बता रहा हूँ, आप उनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। जैसे आपको पहले तो एक व्हाट इज़ लाइट, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि लाइट होता क्या है। ठीक है, सो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी थ्रू विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज होती है ना, उसी तरीके से एक एनर्जी का फॉर्मेट होता है लाइट, और उस लाइट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को जो है देख सकते हैं। फिर उसके बाद लाइट से होने वाले बहुत सारे जो फिनोमिना हैं, जैसे आपको 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होगा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। जब लाइट किसी एक सरफेस पर पॉलिश्ड या मतलब एक प्लेन सरफेस पर जब स्ट्राइक करती है, तो स्ट्राइक करने के बाद उसका मैक्सिमम जो पोर्शन होता है, अगर वो उसी मीडियम में अगर रिटर्न हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इस रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, वो दोनों सेम होते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पर जो है क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। 2 अलग अलग प्लेन पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद जो है अगला है हमारा, जो यहां से हमें पढ़ना है वो है, ये आप क्वेश्चन तो यहां से छोड़ दीजिए, यहां से आपको नहीं मिलेगा। आप जो है यहां से पढ़िएगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन होता है, मतलब डिटेल में मत पढ़िएगा, प्लेन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो इमेज जो बनता है वो कैसा बनता है, क्या वो वर्चुअल होता है या वो क्या होता है, इरेक्ट होता है, मतलब सीधा बनता है, अपोजिट बनता है, उसका साइज क्या होता है, ये आपको पढ़ना है प्लेन मिरर से। बाकी जो आपको इमेज फॉर्मेशन जो पढ़ना है ना, इमेज फॉर्मेशन आपको पढ़ना है किसका, स्फेरिकल सरफेस का। ठीक है, तो यहां से आप सिर्फ इतना ही पढ़िएगा कि प्लेन मिरर में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, सेम साइज का होता है। बस ये आपको यहां से ध्यान जो है रखना है। फिर अगर हम लोग आगे बात करें कि यहां पर आपको और आगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो इस चैप्टर में आगे आपको ये एक फॉर्मूला भी पढ़ना है कि जैसे अगर लाइट रे जो है क्या हो रही है, बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्ट होने से जो है कितना नंबर ऑफ इमेजेस जो है फॉर्म हो सकते हैं, ये आपको यहां से क्वेश्चन में 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपको ये वाला फॉर्मूला 360/θ-1, जैसे आपके पास 2 मिरर हैं और 2 मिरर के बीच में जो है मान लो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उससे कितने इमेज बन सकते हैं। तो आंसर है थीटा की जगह 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल को आप रखोगे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो 90 से 360 को डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 -1 मतलब 3। तो अगर हमारे पास 2 मिरर हैं और वो दोनों मिरर अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रखे हुए हैं, तो उसमें अगर एक ऑब्जेक्ट को लेकर जाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगा वो इमेज कितने बनेंगे, 3 जो है बनेंगे। तो ये आपको ध्यान से पढ़ के जाना है कि कितना एंगल पे रखने से कितना इमेज का फॉर्मेशन जो है होता है करके। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग सेकेंड जो है यहां पे हमें पढ़ना है, अच्छा रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया। रिफ्लेक्शन के बाद जो है हमें क्या पढ़ना है, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है। इसी डेविएशन के फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये रिफ्रैक्शन आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी मालूम होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये मालूम होना चाहिए, और ये फॉर्मूला क्या होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे निकालते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किस तरीके से यहां से कैलकुलेशन होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। किस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये हमने पूरा डिटेल में अच्छे से मैंने जब पढ़ाया था तब आपको डिटेल में समझाया हुआ था, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराया हुआ था, तो आप वो वीडियो जाकर वापस से जो है क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो रिफ्रैक्शन से आपको ये याद रखना है। उसके बाद प्रिज्म के थ्रू जो होता है, उस प्रिज्म के थ्रू होने वाले रिफ्रैक्शन का डायग्राम कैसे बनता है, यहाँ पर जो है एंगल ऑफ इमर्जेंट क्या होता है, क्या बोलते हैं, उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है। तो आप यहाँ से
एक बार इमेज का प्रैक्टिस करके भी चले जाइएगा कि प्रैक्टिस किस तरीके से जो है प्रिज्म के थ्रू जब लाइट पास होता है तो सिर्फ आपसे डायग्राम ही पूछ सकता है कि बताओ भाई डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, जब कोई लाइट रे प्रिज्म के किसी एक सरफेस पर स्ट्राइक करती है तो उसका इमेजेस जो या उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है उसका रे डायग्राम आपको बनाने के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है यहां से वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, देखो नेसेसरी कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहला क्या है, लाइट शुड पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अगर आपको टोटल रिफ्लेक्शन कराना है तो आपका लाइट हमेशा पास होना चाहिए कहां से, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। दूसरा चीज जो होती है ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट शुड पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, रेयरर टू रेयरर, डेंसर टू डेंसर। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। सेकंड क्या क्वेश्चन है यहां पर बन सकता है कि अगर हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और क्रिटिकल एंगल में क्या रिलेशन होता है ये भी पूछ सकता है। तो अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कराना है तो जो इंसिडेंट एंगल होता है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तभी आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख सकते हो। फिर इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका जैसे मिराज जो बनता है ये किसका एग्जांपल है। रोड में जो है हमें क्या होते हैं कुछ इमेजेस बनते हुए दिखते जैसे गर्मी के दिनों में, वो किसके कारण से होता है वो आपको यहां से पढ़ना है। ठीक, फिर उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला जो चैप्टर है इसी से रिलेटेड है और वो है हमारा अच्छा इसमें स्फेरिकल वाला जो है ना इसके बाद में आएगा। ठीक है, एक स्फेरिकल वाला स्पेशल है जहां पर हम लोग रैम्बो के बारे में पढ़े थे, आई के वर्किंग के बारे में पढ़े थे, तो वो भी लाइट से रिलेटेड मिलता जुलता ही है। लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में, ये बीच में चैप्टर्स इंसर्टेड है, इसके बारे में देख लेते हैं कि यहां से हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहां से देखो सबसे पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल आपको पढ़ना है। अच्छा एक यहां पर भी देखो एक और छोटा सा चीज है, ये छूट जाता है कभी कभी, एलोट्रॉपी क्या होता है ये भी आप पढ़ के जाइएगा 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। फिर आपको मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यहां से आप ये करके जाइएगा। उसके बाद जो है आपको आगे जो देखना है केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको देखनी है कि मेटल्स जो होती या सॉरी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज भी आपको देखनी है और नॉन मेटल्स की भी देखनी है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं अगर वो रिएक्शन करते हैं किसी दूसरे गैसेस के साथ या किसी भी चीज के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, ये सब आपको अच्छे से जो है मालूम जो है होना चाहिए। फिर आगे आपको यहां से क्या पढ़ना है, रिएक्शन बैलेंस करना, तो यहां से भी पूछा जा सकता है तो आप रिएक्शन बैलेंस करना सीखिएगा। हाइड्रोजन का पोजीशन फर्स्ट नंबर पर क्यों है, इसको लैब में कैसे बनाते हैं, यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ यू विल मेड हाइड्रोजन गैस इन लैबोरेटरी, राइट द प्रोसेस एंड केमिकल इक्वेशन, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करने के लिए पूछेगा तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन के यूजेस क्या क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट आप 3 यूजेस तो पढ़ के जाओगे ही कि मतलब नॉन मेटल्स जो होते हैं उनमें जो है हाइड्रोजन का क्या क्या यूजेस होता है। फिर सेकेंड चीज आपको पढ़ना है नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन लैब में कैसे बनाते हैं इसका डायग्राम प्रैक्टिस करना है। रिएक्शन 1-2 याद रख लीजिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद नाइट्रोजन का यूजेस क्या है, मतलब इस चैप्टर से आपको प्रिपरेशन कैसे करना है लेबोरेटरी में, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, उसका केमिकल रिएक्शन, उसका डायग्राम, इतना चीज तो आपको यहां से करना ही पड़ेगा। और यूजेस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ये आपको यहां से अच्छे से जो है पढ़ना है। तो बेसिकली नॉन मेटल से आपको क्या करनी है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल पढ़नी है पहली चीज। दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कैसे बनता है, ये बनाने के प्रोसेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसका डायग्राम क्या होता है, उसके यूजेस क्या होते हैं, इतना चीज आपको अच्छे से जो है करके जाना है चैप्टर नंबर 11 से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो ये भी जो चैप्टर है ना ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब किसी कंडक्टर में फ्लो होता है तो उसके कारण से कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये भी वीडियोस अवेलेबल है, अगर आप पहली बार इसको देख रहे हो तो आप पहले जाकर जो है पुराने जो वीडियोस है उसमें इस चैप्टर को मैंने डिटेल से समझाया हुआ है, तो आप उसको एक बार जाकर देख लो अच्छे से, फिर इसके बाद आप रिविजन करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पर आपको पहली चीज जो याद रखनी हुआ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ये नॉर्थ से साउथ जाती हैं क्या साउथ से नॉर्थ जाती हैं, ये लूप जो बनाती है क्लोज लूप होता है कि नहीं, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं, ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये आपको अच्छे से जो है करना है इस वाले चैप्टर से। ठीक है,
फिर यहाँ से ये जो चैप्टर है ये आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहां से आपको ये जो भाई साहब दिख रहे हैं ना ऑस्टेड, ऑस्टेड भाई साहब ने सबसे पहले ही जो है क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में जो है डिस्कस मतलब आप बोल सकते हो कि ऑब्जर्वेशन जो है इन्होंने ही सबसे पहले किया था। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में किसने बताया था, तो ये भाई साहब ने हमें बताया था। उसके बाद जो है किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जब एक वायर, अगर हमारा जो कंडक्टर है अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, अगर हमारे पास जो कंडक्टर है अगर वो सर्कुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, राइट हैंड रूल कैसे निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए, राइट हैंड रूल का यूज क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में जो है किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये भी आपको अच्छे से जो है मालूम होना चाहिए। और उसके बाद आपको यहां से जो है देखो आपको क्या सबसे इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल जो है आपको अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन सा फिंगर किस चीज को क्या करता है, शो करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको 4 या 5 या जो भी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होता है ना वो आपको मिलेगा यहां से, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, डायग्राम क्या होता है, ये आपको अच्छे से करना है। इसके बाद इसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो है आपको जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डायनेमो और इलेक्ट्रिक जनरेटर। इसका पूरा प्रिंसिपल, डायनेमो होता क्या है, डायग्राम, इसके कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग और इसके कुछ अगर डीमेरिट्स हैं या कुछ अगर प्रिकॉशन हमें लेने हैं तो प्रिकॉशन क्या होता है वो सब आपको मालूम होना चाहिए। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से बड़ा क्वेश्चन एक बन सकता है और वो बड़ा क्वेश्चन या तो जनरेटर पर बेस्ड होगा या फिर आपका मोटर पर बेस्ड होगा, तो वो आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा ही, दोनों में से कोई ना एक क्वेश्चन अल्टरनेटिव में पूछता ही है, ठीक है। अब वो जो मैं लाइट वाले की जो बात कर रहा था ना, लाइट रिफ्लेक्शन, जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 में जो पढ़ा या 10 में जो पढ़ा, वो उसका सेकंड पार्ट ये है। एक्चुअल में बीच में 11 और 12 दो चैप्टर को बीच में डाल दिया था, जबकि दोनों को एक साथ देना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमने उस वाले चैप्टर में पढ़ा था प्लेन सरफेस के थ्रू, अभी हमें पढ़ना है स्फेरिकल के थ्रू। तो स्फेरिकल के थ्रू जो है करोगे तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका स्फेरिकल के थ्रू किस तरीके से होता है। तो पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कॉनकेव क्या होता है और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो पॉइंट्स होते हैं, मतलब पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, इमेज बनाने के लिए क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, ये सारी चीज अच्छे से मालूम होनी चाहिए। कॉनकेव और कॉन्वेक्स का यूज क्या होता है वो मालूम होना चाहिए। साइन कन्वेंशन आपको अच्छे से पढ़ना है कि जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो ऊपर वाला एक्सिस पॉजिटिव, नीचे वाला एक्सिस नेगेटिव, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव, राइट साइड वाला पॉजिटिव होता है। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल्स होती हैं वो आपको मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में जो है आपको वीडियो में कराया हुआ है जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आप एक बार अगर आपको रिवाइज करना है तो आप एक बार वहां से जाकर फिर से एक बार पढ़ सकते हो, स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, आपके लिए रिकैप हो जाएगा, फिर आप इमेज फॉर्मेशन बड़े आराम से कर सकते हो। देखो इमेज फॉर्मेशन करना बहुत ईजी है अगर आपको रूल्स मालूम है, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कम से कम 2 रेस की जरूरत पड़ती है और हमारे पास टोटल जो है 3 या 4 मेथड्स होते हैं या 3 या 4 रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको रूल्स मालूम है ना तो आपका ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर क्यों ना रखा गया हो, बियॉन्ड फोकस हो या फोकस और सेंट्रल ऑफ कर्वेचर के बीच में हो या पोल और फोकस के बीच में हो, कहीं पर भी हो, आप इमेज का फॉर्मेशन बड़े आराम से कर सकते हो। वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, साइज क्या होगा, कहां होगा, बिहाइंड द मिरर होगा कि अप फ्रंट ऑफ द मिरर होगा, ये सब चीज बहुत अच्छे से आप कर सकते हो जब आपको रूल्स मालूम होगा। तो एक बार रूल्स को पढ़ने के लिए आप पुराने जो वीडियोस हैं इसके आप वो जाके प्लेलिस्ट में जो है देख सकते हो, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है रेडियस ऑफ और फोकल में क्या रिलेशन होता है, आपको मिरर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, 1/f = 1/u + 1/v। फिर किसके लिए पॉजिटिव होता है और किसके लिए जो है नेगेटिव होता है ये आपको मालूम होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। जैसे कॉनकेव मिरर के लिए u और f जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव होते हैं और जो क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स के लिए जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन का रिलेशन क्या है, यूजेस क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको एग्जाम में देखने को जो है मिल सकते हैं। तो आप इस चैप्टर से इतना सारा चीज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है। फिर लेंसेज के बारे में, लेंस के बारे में तो उतना ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन आप लेंस में भी रूल एक बार याद रख लीजिएगा कि लेंस में जो है रूल्स कैसे होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। मिरर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेंस के एज कंपेयर थोड़ा कम रहता है, लेकिन आप इसको इग्नोर बिल्कुल मत करिएगा। आप लेंस के थ्रू भी इमेज फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और देखो, अगर आप रटोगे कि ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज यहां बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है, भूल जाओगे। तो इससे बेटर यह है कि आप रूल्स को अच्छे से याद रख लो। रूल अगर आपको अच्छे से याद रहेगा ना, तो मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूं, आपकी कभी गलती नहीं होगी इमेज फॉर्मेशन में, आपका इमेज बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, लेंसेज का यूजेस क्या होता है, लेंस का यूनिट क्या होता है, डायरेक्टर होता है, ये सारी चीजें आपको यहां से जो है करके जानी है। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे हम लोग। फिर इसके बाद अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग करेंगे किसके बारे में, हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ के जाने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।